सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार जब भी लैंड को एक्वायर करती है तो सरकार उसके बदले में कंसर्न्ड व्यक्ति को कंपनसेशन देती है। लेकिन अगर आप जमीन के मालिक भी हैं और उसके बाद भी आपको कंपनसेशन ना मिले तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। तो अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना हो तो कभी कभी कंपनसेशन देने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो सभी लोगों का स्वागत है ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में ए प्लस लॉ अकेडमी हमारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम और लॉ ऑफिसर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं या मेंबर्स हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस जो हैं लीगल अपडेट्स को लेके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स को लेके हम लोग जो है पोस्ट करते हैं। सो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एचपी हाई कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस जजमेंट में एक्चुअल में क्या हुआ है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया एनटीपीसी के द्वारा, लेकिन उसको कंपनसेशन नहीं मिल पाया। जब कंपनसेशन नहीं मिला, उसने पिटीशन डाली कि जी मुझे कंपनसेशन नहीं मिला, और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से उसका कंपनसेशन रिजेक्ट हो गया। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग एक्विजिशन से प्रभावित हैं या जितने भी लोगों की प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया है, किसी कारणवश कंपल्सरी एक्विजिशंस हुए, तो आप लोगों के लिए आज का जजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज भी जितने हमारे लॉ के बच्चे हैं, एडवोकेट्स हैं, आप लोगों के लिए भी सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस वीडियो को साथ के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए बात करते हैं इस केस लॉ में क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। एक एक करके सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फैक्ट्स के बाद क्या हाई कोर्ट के पास क्यों हाई कोर्ट के पास ये पिटीशन फाइल हुआ और क्या इस केस में जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस केस का टाइटल है नथु वर्सेस एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नथु वर्सेस एनटीपीसी के नाम से ये केस है। 27 अगस्त 2025 को ये डिसाइड हुआ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और ऑनरेबल जस्टिस अजय मोहन गोयल साहब ने ये जजमेंट दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं इस केस का कि इस केस में हुआ क्या। पिटिशनर है नथु, 2 बिस्वा जमीन जो थी वो इसके पास थी और उस जमीन को एनटीपीसी ने एक प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर किया। एक्विजिशन इस प्रॉपर्टी का हुआ। जब एक्विजिशन हुआ तो हम इस व्यक्ति ने क्लेम एस्टेब्लिश किया रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, आर जिसको हम कहते हैं। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट को लेकर इस व्यक्ति ने क्लेम रेज किया और जो भी बेनिफिट्स इसको लैंड एक्विजिशन एक्ट और रिहैबिलिटेशन एक्ट जो हमारा 2013 का है उसके अंदर जो भी बेनिफिट्स इसको मिलने थे उसके लिए इसने दावा रखा। 2016 में इस व्यक्ति ने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे आउस्टी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। कोई भी प्रॉपर्टी को अगर सरकार एक्वायर करती है तो जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है उस व्यक्ति को आउस्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अभी जमीन पे आपका कोई हक नहीं है। तो ये जब इसने आउस्टी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगाई तो अथॉरिटीज ने रिजेक्ट कर दी। रिजेक्शन के अगेंस्ट ये व्यक्ति नथु जो है, इन्होंने रिट पिटिशन हमारे हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में 2019 में फाइल किया। अब जब इन्होंने पिटिशन फाइल करी तो इनको 3 इनके मेन चीजें थी। पहला था कि जी एक तो इनको आउस्टी सर्टिफिकेट जो है वो इनको मिलना चाहिए, साथ के साथ रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस, रीसेटलमेंट के बेनिफिट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट और जो भी स्टैट्यूटरी इंटाइटलमेंट्स हैं R&R स्कीम के अंदर वो इनको मिलनी चाहिए। तो इनकी जो रीसेटलमेंट है वो करवाई जाए, रिहैबिलिटेशन इनको करवाया जाए, साथ के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी इनको दिया जाए। अब जब ये पिटीशन इन्होंने फाइल करी तो इन्होंने अपना दावा पेश करने के इन्होंने अपना दावा एस्टैब्लिश करने के लिए कोर्ट में अपनी ओनरशिप प्रूव करवाने के लिए कुछ कागजात दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी लॉफुली परचेज की थी, प्रोजेक्ट एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी आई है और एक्विजिशन होने की वजह से ये व्यक्ति अब लैंडलेस हो चुके हैं, इनके पास कोई भूमि जो है वो नहीं है। अब जब ये ओनरशिप इन्होंने कोर्ट में रखी और इन्होंने कहा कि जी ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई। अब इनकी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है एक्विजिशन के कारण से और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं मिला। लेकिन रीसेटलमेंट के लिए प्रॉब्लम कहां पे आ रहा था कि इनका जो विलेज का परिवार रजिस्टर था, परिवार रजिस्टर में प्रॉपर्टी एटसेट्रा को लेके जो एंट्रीज होती है उसमें इन्होंने वो एंट्री नहीं करवाई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इस चीज का कोई डॉक्यूमेंट भी इनके पास नहीं था। अब जब ये केस इन्होंने हाईकोर्ट में फाइल किया तो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से जो आर्गुमेंट्स रखे गए, उन्होंने कहा कि सर नथु नाम का ये जो व्यक्ति है
सो एनटीपीसी ने यह कहा कि सर दिस पर्सन इज नॉट इंटाइटल टू द बेनिफिट, इस व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि पिटिशनर्स नेम इज एब्सेंट फ्रॉम द परिवार रजिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड पंचायत एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, कि जब सन 2000 में एक्विजिशन हो रही थी उस समय परिवार रजिस्टर में इस व्यक्ति का नाम जो है वो नहीं था। दूसरी चीज कि पिटिशनर वाज अ रेजिडेंट ऑफ अनदर विलेज एंड नॉट ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, ये दूसरा आर्गुमेंट एनटीपीसी की तरफ से रखा गया। तीसरी जो चीज कही गई कि लैंड वाज परचेज्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन इंडिकेटिंग इंटेंट टू क्लेम बेनिफिट्स इम्प्रॉपरली। तीसरा जो इन्होंने पॉइंट रखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखा कि जब प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया गया था उसके बाद इन्होंने जमीन जो है वो खरीदी है ताकि ये बेनिफिट्स जो है वो उसको गलत तरीके से ले पाए। अब ये सारी चीजें जो थी कोर्ट के सामने रखी गई और इसके बाद जो आर्गुमेंट्स एनटीपीसी की तरफ से रखे गए कि सर इस पिटीशन को फाइल करने में 16 सालों का डिले है, 16 इयर्स का डिले है। पिटिशनर ने 16 सालों के बाद कंसर्न्ड अथॉरिटीज को अप्रोच किया था और ये सारी चीजें पिटिशनर ये एनटीपीसी की तरफ से रखी गई। और इसके साथ साथ एक आर्गुमेंट रखा गया कि सर जो R&R स्कीम का रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम का जो क्लॉज 2.2.3 जो है इसका एक क्लॉज ये कहता है कि सर केवल वही फैमिलीज को बेनिफिट्स मिलेंगे जिनका नाम परिवार रजिस्टर में है, जो उस परिवार के मेंबर हैं। और परिवार के अंदर कौन कौन आएगा तो इन्होंने डेफिनेशन ऑफ फैमिली की बात करी कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर लिविंग जॉइंटली एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब जब इस व्यक्ति के इस आउस्ट्री सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया गया या हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें रखी गई और मेन जो आर्गुमेंट आ रहा था वो ये कि सर इस व्यक्ति ने एक तो ये प्रॉपर्टी एक्विजिशन होने के बाद खरीदी है जो इसका मैलाफाइडे इंटेंट दिखाता है। दूसरी जो चीज है कि इनका नाम परिवार रजिस्टर में नहीं था, तो इन परिवार रजिस्टर के अंदर नाम ना होने की वजह से इनको बेनिफिट जो है वो नहीं मिलना चाहिए। अब कोर्ट के सामने दो इशू मेन रहे। पहला था कि whether the petitioner despite not being recorded in the पंचायत परिवार रजिस्टर at the time of acquisition was entitled to rehabilitation and resettlement benefits, कि क्या इस व्यक्ति को रीसेटलमेंट के और रिहैबिलिटेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका नाम जब एक्विजिशन हुआ उस समय परिवार रजिस्टर्स में नहीं था। नंबर 2 कि अगर 16 साल का डिले है क्लेम रेज करने के लिए तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और कोर्ट ने फाइंडिंग्स क्या दी हैं वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी हैं कि पिटिशनर का नाम जो था वो रिकॉर्ड में परिवार रजिस्टर, पंचायत परिवार रजिस्टर में नहीं था सन 2000 में। दूसरी चीज की जो ये जो एंट्री है पंचायत रजिस्टर के अंदर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आपको रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो लेने हैं। दूसरी चीज की 16 सालों का डिले क्यों था इसको लेके पिटिशनर के पास कोई जवाब नहीं था। अनएक्सप्लेन्ड डिले ऑफ 16 इयर्स इज इन अप्रोचिंग अथॉरिटीज वीकेंस हिज क्लेम। तीसरी चीज पिटिशनर फेल्ड टू प्रूव द एक्विजिशन रेंडर्ड हिम होमलेस एंड डिप्राइव्ड ऑफ द लाइवलीहुड। ये चीज भी नथु प्रूव नहीं करवा पाए कोर्ट में कि एक्विजिशन होने की वजह से ये अब होमलेस हो चुके हैं और लैंडलेस हो चुके हैं, बिकॉज कोर्ट के अंदर ये चीजें इनको प्रूव करवाना जरूरी था। नेक्स्ट इन्होंने जो कहा था कि जी और दूसरी चीज कि ये दूसरे गांव के रेजिडेंट थे, ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ अनदर विलेज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इनके जो रिहाइश है, जो विलेज है वो दूसरा है और उसके कारण से, और ये भी चीज कोर्ट में जो है ये कंफर्म हुई थी। फर्दर कि कोर्ट ने इस केस में ये भी बताया कि जी R&R स्कीम जो है, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम जो है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पर्पस है कि जो जेन्युइन लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उस जगह पे थी जहां पे एक्विजिशंस हुई हैं या जहां पे एक्विजिशंस हुई है, वहां से उन लोगों की वहां से उन लोगों की प्रॉपर्टी जब एक्वायर की जाती है सो उन लोगों को आउस्टी सर्टिफिकेट देते हैं। जेन्युइन आउस्टी होना चाहिए। बेनिफिट्स आर मेंट ओनली फॉर जेन्युइन आउस्टीज दोज ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज फैमिलीज रिजाइडिंग इन द प्रोजेक्ट एरिया बिफोर द एक्विजिशन। तो बिफोर द एक्विजिशन मतलब जिस दिन एक्विजिशन हुआ उससे पहले जिन भी लोगों के पास प्रॉपर्टीज थी उन लोगों को ही जब उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी तो उनको आउस्टी सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर मैलाफाइडी इंटेंट के साथ बाद में प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो उसको ये बेनिफिट्स जनरली नहीं मिलने चाहिए। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने फाइनली जो कोर्ट ने जो इस केस में डिसीजन दिया है वो रेड पिटिशन को डिसमिस किया है।
पिटिशनर को कोर्ट ने इंटाइटल्ड व्यक्ति नहीं माना। पिटिशनर जो है वो इंटाइटल्ड नहीं आरएनआर बेनिफिट्स को लेके, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के जो बेनिफिट्स है उसको लेके जो पिटिशनर है वो इंटाइटल्ड नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस से दो चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं कि जितने भी आने वाले समय में लेट सपोज कभी भी एक्विजिशन होगा तो आप लोगों को फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, तभी आपको आर का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में जिनकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया जाता है, आप लोगों को इन सारे रूल्स और इन सारी जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके अभी तक परिवार रजिस्टर्स के अंदर आपकी एंट्रीज नहीं है, नाम नहीं दर्ज है, तो आप जितना जल्दी हो सके पंचायत में जाके अपने परिवार रजिस्टर में अपनी एंट्री जरूर करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट जरूर पूरे जो हैं वो करके रखें, तभी आपको फर्दर कभी भी ऐसी चीजें हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। सो ये हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इसके साथ साथ जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।